नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू की विदाई पर हमारा यह विशेष कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल बुधवार 10 अगस्त को पूरा हो रहा है। उन्हें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य दलों के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में राज्यसभा यानी उच्च सदन में विदाई दी गई। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 11 अगस्त को पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के सम्मान में संसद भवन परिसर स्थित बाल योगी सभागार में एक विशेष भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के जीवन सफर पर आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश में नेल्लौर के एक छोटे से गांव चफ्थापालम के इसी घर में 1 जुलाई 1949 को बुप्पवरप्पु वेंकैया नायडू का जन्म हुआ। इनके पिता रंगैया नायडू किसान थे। शुरुआती पढ़ाई लिखाई नेल्लौर के वीआर हाई स्कूल में हुई। वीआर कॉलेज से इन्होंने राजनीति शास्त्र में स्नातक किया और यहीं से इनका राजनीतिक सफर भी शुरू हुआ। 1971 में ये पहली बार वीआर कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। फिर ये विशाखापट्टनम आ गए, जहां आंध्र विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज से इन्होंने कानून की डिग्री ली। 70 के दशक में जय आंध्र आंदोलन के दौरान ये पहली बार सुर्खियों में आए। इसी दौरान ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और 1973-74 में आंध्र विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। इस बीच जब देश में आपातकाल लगाया गया तो एम वेंकैया नायडू इसके खिलाफ संघर्ष में सड़कों पर उतर आए। 1977 से 1980 के बीच इन्होंने आंध्र प्रदेश में जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। इस बीच 1978 में आंध्र प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ और ये जनता पार्टी के टिकट पर उदयगिरी से विधायक चुने गए। दूसरी बार इसी सीट से इन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और फिर जीते। इस दौरान ये आंध्र प्रदेश में बीजेपी विधायक दल के नेता भी रहे। इन्होंने बीजेपी की आंध्र प्रदेश इकाई के महासचिव और अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली। 1993 से सन 2000 तक ये बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रहे और सन 2002 से 2004 के दौरान 2 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। 1998, सन 2004 और सन 2010 में ये कर्नाटक से और सन 2016 में राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुने गए। वाजपेयी सरकार में सन 2000 से 2002 के बीच ये ग्रामीण विकास मंत्री रहे। इस दौरान इन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की और ग्रामीण क्षेत्र के विकास में सुधारों को तेजी से लागू किया। सन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब केंद्र में एनडीए सरकार बनी तो इन्होंने शहरी विकास, संसदीय कार्य, सूचना और प्रसारण के अलावा आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाली। 2017 में ये उपराष्ट्रपति पद के मजबूत दावेदार के रूप में उभरकर सामने आए। उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचन के बाद एम वेंकैया नायडू ने 11 अगस्त 2017 को देश के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति के रूप में अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाया। पार्लियामेंट should discuss, debate and decide. देश भर में यात्राओं के दौरान ये समाज के सभी तबकों के लोगों से मिले और विभिन्न संस्थानों के छात्र और छात्राओं को प्रेरित किया। साथ ही समय समय पर विदेश यात्राओं के दौरान इन्होंने दुनिया भर में भारत के संपर्क का विस्तार करने के साथ ही वैश्विक पटल पर भारत की छवि का प्रसार भी किया। सभापति के तौर पर एम वेंकैया नायडू के कार्यकाल के दौरान ही सन 2019 में राज्यसभा का ऐतिहासिक 250वां सत्र हुआ। मातृभाषा के इस्तेमाल पर ये हमेशा जोर देते रहे हैं। You should learn your mother tongue. Mother tongue is like your eyesight. Other language is like your spectacles. यही वजह थी इनके ही कार्यकाल में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं में सांसदों की बोलने की व्यवस्था की गई।
बेहतरीन नेतृत्व कौशल, वाक्पटुता और भाषाओं में तुकबंदी का इस्तेमाल कर बात को रोचक तरीके से पेश करने का इनका अपना ही तरीका है। Wherever I am going, I am telling the youngsters, love the nature, live with the nature. Love and live with the nature, that is the need of the hour. This has to be understood by all. Nature, culture, together for bright future. Protect the nature. इस नाते देश भर में इनकी विशेष छवि है। जाहिर सी बात है, उपराष्ट्रपति के रूप में राज्यसभा के सभापति के तौर पर एम वेंकैया नायडू का जो कार्यकाल रहा है वो खास तौर पर प्रेरणादायी रहा है। बात चाहे सदन में कामकाज की हो, अनुशासन की हो या चर्चा कराने की हो, किसी भी मुद्दे पे चर्चा की हो, वेंकैया नायडू जी के वन लाइनर्स हमेशा याद आते रहे और वो एक राह दिखाते रहे। इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। कैसा रहा कार्यकाल, क्या कुछ खास रहा वेंकैया नायडू जी के कार्यकाल में, उसको समझने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद जी मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। केवी प्रसाद जी, आपका बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी से। शेखर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन सबसे पहले मैं अपने सहयोगी कृति मिश्रा के पास आपको लिए चलता हूं, जो इस समय संसद भवन परिसर में ही मौजूद हैं। कृति जी, आज विदाई समारोह का आयोजन सदन में भी हुआ, राज्यसभा में, और अब बाल योगी सभागार में भी आयोजन किया जा रहा है वेंकैया नायडू के सम्मान में। अगर मैं कार्यकाल की बात करूं, आप राज्यसभा को बहुत करीब से आपने कवर किया है, आप कार्यकाल को कैसे देखती हैं वेंकैया नायडू जी के? जी हाँ, देखिए मनोज जी, सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा काम क्या है। सबसे बड़ा काम है, देखिए, लॉज बनाना। इट इज़ द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया। और अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रोडक्टिविटी पर आउटगोइंग चेयरमैन एम वेंकैया नायडू का बहुत ज़्यादा फोकस रहा। अगर हम सेशंस की बात करें तो तकरीबन 13 सेशंस थे जिनमें उन्होंने प्रिसाइड ओवर किया और उसमें 177 बिल्स पास हुए हैं। और अगर हाईएस्ट बिल्स पैसेज की अगर हम बात करें तो 2019 में सबसे ज़्यादा बिल्स पास हुए हैं, तकरीबन 52 बिल पास हुए हैं, जो 36 साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। तो लगातार उन्होंने प्रोडक्टिविटी पर बहुत फोकस किया। देखिए, इन 5 सालों में कई ऐसे मुद्दे रहे जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति नहीं बनी। ऐसे में आउटगोइंग चेयरमैन ने हमेशा कोशिश की कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार बातचीत हो, संवाद हो, ताकि जो भी इश्यूज हों उसका रेजोल्यूशन आ सके। हमने देखा कई बार बीएसी में भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि जब भी हाउस में डिस्ट्रप्शन होता था, वो कहते थे, चाहे वो लीडर ऑफ द हाउस हो, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो या फिर दूसरे फ्लोर लीडर हो, उनको ये लगातार कहते थे कि देखिए, संसद चलने की जिम्मेदारी, सदन को चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष, विपक्ष और सभी सदस्यों की है। साथ ही साथ वो लगातार ये बात कहते आए हैं कि जो इमेज है पार्लियामेंट की, जो सैंटिटी है पार्लियामेंट की, जो गरिमा है पार्लियामेंट की, उसका दायित्व जो है वो सभी जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके ऊपर है। इसीलिए लगातार वो फोकस करते आए कि किस तरह से प्रोडक्टिविटी जो सदन की है वो बढ़ाई जा सके। तो इस पर लगातार फोकस रहा। और अब मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो पैन करें कैमरा। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर डिग्नेटरीज आ रहे हैं, लगातार मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर्स आ रहे हैं। और अब जो मूवमेंट हो रहा है वो प्राइम मिनिस्टर का हो रहा है इस विदाई समारोह में, जो कि आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और आउटगोइंग चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एम वेंकैया नायडू जी के लिए है, जिसकी शुरुआत, जिस विदाई समारोह की शुरुआत कुछ ही देर में होगी। आज जैसा कि आपने बताया कि सदन में हमने लगातार देखा कि काफ़ी इमोशनल एक फेयरवेल था। और हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि उनकी विटी वन लाइनर्स हमेशा याद रहे। प्रस्थान कर रहे हैं कुछ ही देर में। एम वेंकैया नायडू के सम्मान में जो समारोह का आयोजन किया गया है बाल योगी सभागार, जो संसद भवन परिसर में स्थित है, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी सहित तमाम दलों के नेता, पार्टियों के नेता। हाँ कृति जी, कृति, भारतीय भाषाओं पर खास तौर पर मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि वेंकैया नायडू जी का खास तौर पर भारतीय भाषाओं को लेकर जोर रहा। जी हाँ, बिल्कुल मनोज जी, जैसा कि उनकी बड़ी विटी वन लाइनर्स रही हैं, वो कहते थे कि जो बाहरी भाषा है, जो आपकी मातृभाषा नहीं है, वो चश्मे की तरह होती है, और जो मातृभाषा है वो आपकी आंखों की तरह होती है। वो हमेशा एग्जाम्पल दिया करते थे कि जैसे आप अम्मा, माँ बोलते हैं या फिर मम्मा बोलते हैं, वो किस तरह से एक उसमें भाव का भी फर्क आ जाता है। और उसका रिफ्लेक्शन हमने राज्यसभा में भी देखा। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो 22 शेड्यूल्ड भारतीय भाषाएं, जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, उनका साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन हुआ। इसके अलावा 4 भाषा जो थी, कश्मीरी, कोंकणी, डोगरी और संथाली,
पहली बार सदन में यूज़ हुई जब वो चेयरमैन रहे। और मुझे आज भी याद है, ये 2017-18 तकरीबन की बात है, राज्यसभा में मेंबर हुआ करती थी सरोजनी हेम्ब्रम। उन्होंने संथाली में पहली बार अपनी बात रखी थी, सदन में अपना वक्तव्य रखा था, जिसमें बहुत ज़्यादा मुझे याद है कि सदन के सारे सदस्यों ने उसको बहुत सराहा भी था कि जितनी भी भाषाएं हैं, मदर टंग हैं, चाहे फिर वो कन्नड़ हो या तो फिर उड़िया हो, वो हमेशा इंकरेज करते थे मेंबर्स को कि अपनी मातृभाषा में अगर आप बोलेंगे तो जो आपका भाव है वो ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात थी डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में। देखिए 1993 से, और अब मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगी अपने कैमरा पर्सन को कि आपको दिखाएं कि जो विदाई समारोह है जिसके लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, मिनिस्टर्स हैं, आउट गोइंग चेयरमैन के लिए एम वेंकैया नायडू जी के लिए वो आ चुके हैं डिप्टी चेयरमैन हरिवंश जी के साथ। आप देख सकते हैं कि लगातार मूवमेंट हो रहा है इस विदाई समारोह में। जी आउटगोइंग चेयरमैन एम वेंकैया नायडू जी के लिए। जी कृति, आप जुड़ी रहिए हमारे साथ। केवी प्रसाद साहब, आप कैसे देखते हैं जब वेंकैया नायडू के कार्यकाल की हम बात करते हैं? अगर मैं बात करूं तो उसमें अनुशासन हमें देखने को मिलता है, भारतीय भाषाओं पर जोर देखने को मिलता है, सदन चले, सदन में चर्चा हो, बिल लंबे समय तक पेंडिंग ना रहें, ऐसे इश्यूज पे वेंकैया जी का खासा जोर रहा। आप कैसे देखते हैं? आपको क्या कुछ खास लगा? देखिए, एक सबसे बड़ी बात है जो वेंकैया नायडू जी जो सदन पहुंचे उपराष्ट्रपति बनने के बाद, चूंकि सदन के वो चेयरमैन हैं, तो उस संदर्भ में उनके पास एक लंबा अनुभव था, क्योंकि वो विपक्ष में रह चुके थे और सत्ता पक्ष में भी रह चुके थे। तो उनको सदन की हर बारीकियां मालूम थी, सदन के पूरे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की बारीकियां मालूम थी, और साथ ही साथ दोनों पक्षों में काम करने के बाद जो तजुर्बा था जी, तो हर एक मेम्बरान को जो थे, किसी भी सदन के पक्ष में बैठे हों, उनकी तरफ उनकी संवेदना समझ सकते थे कि अगर कोई मेंबर कोई बात उठा रहा है तो क्या वजह है, उसके पीछे सोच क्या है, विपक्ष है तो विपक्ष के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था जो बहुत कम आप अगर देखें तमाम सारे उपराष्ट्रपति जो रहे और चाहे चेयरमैन के रोल में, बहुत कम ऐसे होंगे जिनको इतना लंबा अनुभव सदन का रहा होगा। तो वो एक सबसे बड़े फायदा था। और जैसे बिल्कुल बिल्कुल शेखर अय्यर जी, आपने बहुत करीब से वेंकैया जी का जो राजनीतिक कैरियर रहा है, जो उनकी राजनीतिक यात्रा रही है, जीवन की यात्रा रही है, बहुत करीब से उसको देखा है। आप कैसे देखते हैं उनके खासतौर से उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति के तौर पे जो कार्यकाल उनका रहा, उसे आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, वेंकैया जी में एक खासियत थी, वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो, बीजेपी के जब जनरल सेक्रेटरी थे या बीजेपी के अध्यक्ष बने, फिर बाद में मंत्री, फिर राज्यसभा के चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, एक चीज जो खास उनमें है वो है ऊर्जा। उनमें इतना ऊर्जा है और वो किसी काम पर लग जाती थी। जैसे आज प्रधानमंत्री ने कहा, मतलब हाउस में जब फेयरवेल दी जा रही थी, उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में हाउस के काम 70% प्रोडक्टिविटी बढ़ी है जी। ये अपने आप में, क्योंकि वेंकैया का हमेशा ये था कि बस कुछ करना है, बैठना नहीं है। और वो मतलब उनकी आपने देखा होगा कि वाइस प्रेसिडेंट के नाते भी हर हफ्ते आप देखेंगे, वो सैटरडे हो संडे हो, कहीं ना कहीं जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे। उनका हमेशा ये जो लोगों से जुड़ा हुआ एक जो आदत रही, वो उनके लिए बड़ा एक इम्पोर्टेंट था। और दूसरी बात, वो बहुत सिंपल है, मतलब बहुत साधारण, उनके मन में भी बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है, विषय बड़ा क्लियर है। लोगों के साथ मिलना, लोगों को काम करना, लोगों की बात को सुनना, लोगों की दुख दर्द समझना, यह हमेशा रहा है उनका। और जैसे प्रधानमंत्री आज कह रहे थे, देखिए ऐसे समय में वो बीजेपी की नेतृत्व वहां पे करते थे दक्षिण भारत में, जब बीजेपी को जो विचारधारा को लेकर ज्यादा कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन फिर भी एक समय में आंध्र प्रदेश असेंबली में वो केवल एक मेंबर थे, एक ही मेंबर थे बीजेपी से, ऐसा भी समय उन्होंने देखा है। तो उनका जो लगाव, और उसके बाद जब पार्टी में, केंद्र पार्टी में आए, जिस तरह वो जब अद्वानी जी अध्यक्ष थे उनके लिए काम करना, फिर जब वाजपेयी प्रधानमंत्री उनके काम, खुद को तो अपने आप को ही एक मीटिंग में मुंबई में उन्होंने कहा कि मैं हनुमान हूं, मतलब जैसे हनुमान श्री राम के लिए थे, वैसे वो हमेशा समझते, जो भी अध्यक्ष है, जो भी प्रधानमंत्री है, उनका सारा काम करना, उनका ये करना, उनकी जो उनके सामने चुनौती दी जाती थी उसको सामना करना, इस तरह की एक एटीट्यूड मैं देखता हूं। देखिए हर नेता में कुछ ना कुछ खासी होती थी, इनमें जो बात थी कि यही बड़ी सबसे बड़ी बात थी, जो ऊर्जा,
मनोज जी। जी बिल्कुल, ऊर्जा की तो बात है, खास तौर पे जो वेंकैया जी को चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी बात की जाए या देश के उपराष्ट्रपति के रूप में बात की जाए, राज्यसभापति के सभापति के रूप में उनकी बात की जाए, तो जो ऊर्जा थी काम करने को लेकर वो उनकी उल्लेखनीय रही। लेकिन शेखर जी, अगर इस बात की जाए, क्योंकि जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज अपने संबोधन में भी किया, जब विदाई भाषण चल रहा था राज्यसभा में, तब उन्होंने कहा खासतौर से भारतीय भाषाओं पर जो जोर रहा वेंकैया जी का, उसको लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरह से फोकस किया वो अपने में एक दिखाता है कि किस तरह मातृभाषा के प्रति वेंकैया जी का जो प्रेम रहा है। लेकिन भाषा की मर्यादा, इसका भी उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने किया। बिल्कुल, देखिए वो दक्षिण भारत से आ रहे थे, मतलब नेल्लूर से, आंध्र प्रदेश से, उस समय एक ही आंध्र प्रदेश था, और उनका जो भी हिंदी उन्होंने पिकअप किया बाद में। देखिए शुरू में तो उनका सारा कुछ तेलुगु था, तेलुगु मीडियम में उनकी पढ़ाई हुई, कॉलेज भी हुई, फिर लॉ भी उन्होंने किया, और धीरे धीरे करके जब वो केंद्र बीजेपी आ रहे तभी उनकी हिंदी का जो अभ्यास बढ़ा, हिंदी बोलना, हिंदी में सोचना, और उनकी हिंदी को लेकर लोग बड़े मतलब समझ गए थे, मतलब वो क्या कहना चाहते हैं, और हमेशा कहते थे कि कोई हिंदी कोई तकलीफ नहीं है, कोई भारतीय भारत मतलब दक्षिण भारत से जो भी आता है उनको लिए कोई हिंदी तकलीफ नहीं है, जो आपके मन की बात ये सरल तरीके से आप बताइए। मतलब उनका हमेशा ये था कि एक भाषा का जो प्राइमरी काम है वो कम्युनिकेशन है, मतलब अपना विचार को रखना, बातों को सुनना, लोगों की बात सुनना। तो वो जो सिंपल जो अप्रोच है, उस सिंपलिसिटी की वजह से बहुत लोकप्रिय हो गए थे। आज प्राइम मिनिस्टर ने उनकी वन लाइनर की भी बात की कि किस तरह, जैसे देखिए हमेशा अटल जी और प्रणब मुखर्जी भी कहते थे कि सरकार का काम है भाई, गवर्नमेंट मतलब अगर हाउस ठीक तरह से चलाना है, पार्लियामेंट ठीक तरह से चलाना है, तब एक ही फॉर्मूला है, वो है क्या है कि विपक्ष को मौका मिलनी चाहिए अपनी बात रखने के लिए, और सरकार को अपनी कामकाज करने के लिए मौका होनी चाहिए। मतलब द ऑपोजिशन मस्ट हैव इट्स वे, ऑपोजिशन एंड द गवर्नमेंट मस्ट हैव इट्स वे। ये बात प्रणब मुखर्जी भी बोले, उससे पहले अटल जी भी बोले। और वेंकैया जी का दूसरा था कि भाई हाउस में, कि हाउस का मेन काम लेजिस्लेटिव काम है, कानून बनाने का काम है, इसीलिए वो कहते थे कि भाई हाउस मतलब गवर्नमेंट प्रपोजेस, ऑपोजिशन अपोजेस और हाउस डिस्पोजेस, यानी सरकार की काम है कानून को ले आना, ऑपोजिशन का काम है विरोध करना, और हाउस का काम है उसको निपटाना, जो चीज जो जैसी होनी चाहिए उसको निपटाना। मनोज जी। बिल्कुल, और आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं बाल योगी सभागार से, संसद भवन परिसर से। देश के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। केवी प्रसाद जी, ये जो दृश्य देखने को मिल रहा है, सभी गणमान्य अतिथि इस समय मंच पर। नीचे अवनी ऊपर अंबर, बीच धरा के पवन हिलौरे खाती, सुप्त धरा के शांत करों से सौंधी गंध ये आती, पुष्प गंध में बसा हुआ है आज यहाँ का प्रांगण, अभिनंदन स्वीकार करें अभिनंदन। माननीय उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के माननीय सभापति महोदय श्री वेंकैया नायडू, माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, माननीय उपसभापति महोदय श्री हरिवंश जी, माननीय सदन के नेता, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल, माननीय विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री तथा खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी, मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यगण, सभी माननीय संसद सदस्य, उपस्थित अतिथिगण और विराजमान सभी अधिकारी, आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अपनी परंपरा और इन पलों को जीवंत बनाए रखने के लिए आज हम भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री वेंकैया नायडू के कार्यकाल की समाप्ति के अवसर पर आपको विदाई देने के लिए एकत्र हुए हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति माननीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा जिन संवैधानिक दायित्वों
कर्तव्यों और परंपराओं को आरंभ किया गया था, उन्हीं परंपराओं का निर्वाह करते हुए 11 अगस्त 2017 को साधारण किसान परिवार से जुड़े श्री वेंकैया नायडू ने 13वें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के माननीय सभापति के रूप में देश के दूसरे सर्वोच्च पद को प्राप्त किया। माननीय श्री वेंकैया नायडू 10 अगस्त 2022 तक इस पद पर सुशोभित रहेंगे। इस तरह 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर आप हमसे विदाई ले रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस अवसर पर मैं आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभिवादन शीलस्य नित्यं मृधोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। कार्यक्रम का आरंभ करते हुए सबसे पहले मैं माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया आज के इस समारोह में मंच पर विराजमान गणमान्य माननीयों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। सबसे पहले माननीय उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के माननीय सभापति महोदय श्री वेंकैया नायडू। माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी। माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला। माननीय सदन के नेता वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल। माननीय विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। और माननीय संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री तथा खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी। Sir, thank you very much. I would like to invite the Honorable Minister of Parliamentary Affairs, Shri Prahlad Joshi, to deliver his welcome speech. Shri Prahlad Joshi. माननीय उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री एम वेंकैया नायडू गारू का विदाई देने के लिए आयोजित इस समारोह में यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। माननीय उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू गारू का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, माननीय उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी, राज्यसभा में सदन के माननीय नेता श्री पीयूष गोयल जी, राज्यसभा में विपक्ष के माननीय नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मंत्रिमंडल में मेरे सभी साथीगण, संसद के सम्मानित सदस्यगण, राज्यसभा के सचिवालय के अधिकारी और अन्य गण्यमान्य महानुभाव, देवी और सज्जनों का मैं इस समारोह में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे प्रिय श्रीमान एम वेंकैया नायडू जी को 13वें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में उनके शानदार कार्यकाल के पूरा होने पर विदाई देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। नायडू जी एक सच्चे राष्ट्रवादी है, जो उन्हीं के शब्दों के कहना है तो राष्ट्र पहले, पार्टी दूसरे और स्वयं अंतिम, यही विचारधारा में विश्वास करते हुए इनका जन्म जुलाई 1 1949 के किसान परिवार में हुआ और उन्होंने वीआर कॉलेज नेल्लूर में छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में अपना सामाजिक और राजनीतिक जीवन शुरू किया और उसके बाद राज्य और केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्तर तक महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी निभाया है।
आप आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विभिन्न महत्वपूर्ण संसदीय समितियों के अध्यक्ष, विभिन्न समय पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में ग्रामीण विकास, शहरी विकास, संसदीय कार्य और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में काम किए हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में माननीय वेंकैया जी का कार्यकाल उत्कृष्ट रहा है और उनका दृढ़ विश्वास रहा है कि लोकतंत्र का अर्थ संसद में विविध विचारों की अभिव्यक्ति और बहुमत के लोकतांत्रिक सिद्धांत के आधार पर सदन द्वारा उनका निपटाना करना है। उनके ही प्रसिद्ध शब्दों में उद्धृत करना है तो लेट द गवर्नमेंट प्रपोज, लेट द अपोजिशन अपोज एंड द हाउस डिस्पोज, दिस इज हिज फेमस वर्ड्स। इसके अलावा एक बार संसद का कामकाज पर नाराजगी व्यक्त करते हुए माननीय वेंकैया जी ने कहा था, इन पार्लियामेंट either you should talk out or walk out, but what is happening is a frequent breakout. If this continues, democracy will be out. This was his statement and इसके लिए वो फेमस भी है ऐसे बात करने के लिए। श्री वेंकैया जी भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के पद से सेवा निवृत्त हो रहे हैं, लेकिन वो थके नहीं है। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के साथ अच्छे भविष्य के लिए शुभकामना देते हुए फिर से आप सभी का और मंचस्थ सभी नेताओं का स्वागत करते हुए धन्यवाद, नमस्कार। स्वागत भाषण के लिए माननीय प्रहलाद जोशी जी का धन्यवाद। इसी क्रम में मैं माननीय विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे से अनुरोध करूंगा कि विदाई के इस अवसर पर आप कृपया अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। May I now request Honorable Leader of the Opposition, Shri Mallikarjun Kharge, to say a few words at this moment. Shri Mallikarjun Kharge. Respected Chairman, Rajya Sabha, श्री वेंकैया नायडू जी और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और डिप्टी चेयरमैन और हमारे सदन के नेता श्री गोयल जी और जोशी साहब, सभी को मैं नमस्कार करते हुए आपको सिर्फ चंद बातों में अपने बात को रखूंगा। Today we are here to celebrate the completion of tenure of Honorable Chairman Rajya Sabha Sri Venkaiah Naidu ji. Since assuming office in August 2017, you have chaired multiple proceedings of the upper house of parliament and have had a long career as a parliamentarian. You started your political career as an MLA in the Andhra Pradesh Legislative Assembly from 1978 to 1985. Later, you were elected as member of the upper house from my own state of Karnataka. Not once, 3 times you got elected from that. So I especially congratulate you. Then in 2016, you were re-elected to the upper house from Rajasthan. In your long parliamentary and public career, you have served in several capacities. You were Minister for Rural Development between 2000 and 2002. Later, you were elected as National President of the BJP between 2002 to 2004. Once again, in 2014, you were given
administrative responsibilities in the Union Cabinet. You were Minister of Urban Development, Minister of Housing and Urban Poverty Alleviation, and Minister of Parliamentary Affairs between 2014 and 2016. Between 2016 and 2017, you served as Minister of Urban Development, Minister of Housing and Urban Poverty Alleviation, and Minister of Information and Broadcasting. On 11th August 2017, you were elected to the August office of the Vice President of the country and became the ex-officio chairman of Rajya Sabha, and since then you have ably handled the running of the House. Sir, you are source of inspiration for youngsters, and also all the regional parties got chance to speak during your region, irrespective of any language. Starting your public life from humble mornings as an ordinary party worker, you rose to become the Vice President of the country. You brought an experience of 19 years in the House, both from Treasury as well as opposition benches. Vested with vast parliamentary experience, you ably guided the House. Undeterred by the challenging circumstances during COVID-19 pandemic, you ensured that Parliament functioned with innovative initiatives of staggered sittings following all necessary COVID protocols. I would like to congratulate you for a long and illustrious political career. We have been on the opposite side of the political spectrum, but there cannot be any sides in working for the people and for the country. Even though we are bidding your farewell today, however, one never retires in public life. Here, I found it appropriate to cite your own words on the occasion of farewell to retiring members, and that they have retired but not tired. These are the words you expressed on those days. Hence, I have full faith that you will continue working towards the objective of the serving the people. I wish you the very best for the upcoming days of your public life in current times when parliamentary democracy is under immense threat. I am sure you will continue working for upholding the ideals of liberty, equality, fraternity, and justice as enshrined in our Constitution, and safeguard the idea of India as a sovereign, socialist, secular, democratic republic as laid down in our preamble. This would particularly benefit the country's youth, generating awareness and instilling in them respect for India's vibrant democracy and constitutional values. Lastly, with only 2 sentences, I will add and express my desire to one quote from some शायरी। क्यों किसी रहबर से पूछूं अपनी मंजिल का पता, क्यों किसी रहबर से पूछूं अपनी मंजिल का पता, मौजे दरिया खुद लगा देती है साहिल का पता। तो आप कहीं भी रहो, कहाँ भी रहो, तो सभी को
आपका पता मालूम ही होगा और आपका जो काम एनजीओस के रूप में कर रहे हैं पहले से भी और वो करते रहेंगे, जनता को सफल बनाएंगे, यही कहते हुए मेरे 4 शब्द को समाप्त करता हूँ। जय हिंद और आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, ये भी मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ। और आप ठीक ढंग से पहले से ही बहुत आप प्रिकॉशंस लेते हैं, उसमें कोई ये नहीं। अगर कोई मास्क नहीं लाया तो उसको पहले मास्क पहनाने का काम करते हैं। अगर कोई ठीक से नहीं भी करा तो आप बाहर जाइए, कर लेके आइए। तो जरा सख्ती भी बरकाते हैं और सख्ती जब बरतते हैं तो नेचुरली डिसिप्लिन भी आता है। तो ये काम वो पहले से करते आए हैं, आगे भी करेंगे। इतना ही कहते हुए मेरे 4 शब्द को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। इस संबोधन के लिए मैं माननीय विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे का धन्यवाद करता हूं और साथ ही मैं माननीय सदन के नेता श्री पीयूष गोयल को इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करता हूं। श्री पीयूष गोयल। आदरणीय भारत के उपराष्ट्रपति और हमारे राज्यसभा के सभापति महोदय श्री एम वेंकैया नायडू जी, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी, स्पीकर लोकसभा श्री ओम बिरला जी, डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा श्री हरिवंश जी, नेता प्रतिपक्ष श्री खड़गे जी, मेरे सहयोगी और मित्र माननीय प्रहलाद जोशी जी, उपस्थित सभी मंत्रीगण, सांसद, उपस्थित माननीय वेंकैया नायडू जी के परिवार के सदस्य और सभी महानुभाव, आज का दिन मिक्स्ड फीलिंग्स हम सबके दिल में है। एक तरफ एक बड़ा अच्छा कार्यकाल 5 वर्षों का माननीय एम वेंकैया नायडू जी का राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज हम सभी ने सदन में अपनी अपनी भावनाओं से उनको मिस करने की भी बात की। एक अच्छा कार्यकाल जो शुरुआत में ही माननीय सभापति जी ने कहा था कि इफ यू कोऑपरेट आई कैन ऑपरेट, और इस प्रकार से 5 वर्ष कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। प्रोडक्टिविटी हाउस की साधारणता अच्छी रही, ओकेजनली प्रॉब्लम्स जरूर आई होंगी। रिकॉर्ड प्रोडक्टिविटी 2020 में हाउस ने की। सदन की कार्रवाई में बाधाएं भी आती थी, लेकिन आपके कुशल नेतृत्व में लगभग हर विषय पर आपसी तालमेल बनाने का काम आपने सफलतापूर्वक किया और हम सभी को साथ में लेके आप चले। मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने इतना अच्छी तरीके से इस पूरे सदन को चलाया। इस पूरे सदन में निष्पक्ष तरीके से हम सबको समय समय पर मौका मिला अपनी अपनी बात रखने का। बहुत महत्वपूर्ण विधेयक भी इस दौरान किए गए और मुझे लगता है कि एक बहुत ही लंबे अरसे तक आपके समय किए गए जो अलग अलग फैसले हैं, चाहे वो देश की सुरक्षा के संबंध में हो, देश की एकता अखंडता के संबंध में हो, महिलाओं के संबंध में हो, जिस प्रकार से जेंडर इक्वालिटी के लिए इस सदन ने आपके कार्यकाल में विधेयक पास किए, युवाओं के लिए जिस प्रकार से अलग अलग चर्चाएं भी हुई और विधेयक पास किए गए, मैं समझता हूँ ये पूरा कार्यकाल
एक बहुत ही अहम कार्यकाल रहा जिसको हम सब याद रखेंगे। हम सब की ओर से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और आगे भी आपका मार्गदर्शन, आपका इसी प्रकार का हम सबको प्रेरणादायी गाइडेंस मिलते रहेगी, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सदन के नेता श्री पीयूष गोयल। अब मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला से निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर कृपया अपने विचार व्यक्त करें। I take this opportunity to invite Honorable Speaker Shri Om Birla to share his thoughts with us. माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, राज्यसभा में सदन के नेता, राज्यसभा में सदन में विपक्ष के नेता, संसदीय कार्य मंत्री जी, राज्यसभा के उपसभापति जी, माननीय मंत्रीगण, दोनों सदनों के माननीय संसद सदस्यगण, आज हम सब माननीय उपराष्ट्रपति जी और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू जी के भावभीनी विदाई समारोह में शामिल हुए हैं। पिछले 5 वर्षों में भारत के गणराज्य के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में आपने जिस गरिमा, शालीनता, अनुशासन प्रियता और विद्वता से इस उच्च संवैधानिक पदों के दायित्व का निर्वहन किया, वो देश के नागरिकों के लिए नहीं, हम सभी जनप्रतिनिधियों के लिए भी प्रेरणादायी है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेकर आपने भारत के उपराष्ट्रपति पद की यात्रा आपके विलक्षण व्यक्तित्व को दर्शाती है। ये भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र की ताकत है, जिसमें गांव के किसान का बेटा भी देश का उपराष्ट्रपति बन सकता है। माननीय वेंकैया नायडू जी युवा काल से ही सामाजिक राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहे। आपने आंध्र प्रदेश के विधायक के रूप में, फिर संगठन के विभिन्न पदों पर रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व निभाया। संसद सदस्य के रूप में, माननीय मंत्री के रूप में आपने पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा की है। आपने देश की अनेक बड़ी नीतियों की रूपरेखा तैयार करने में अपने मार्गदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। माननीय राज्यसभा के सभापति के रूप में आपने संसदीय मूल्यों और परंपराओं के संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान दिया है। आपने अपने कार्यों से राज्यसभा की गरिमा और मर्यादा को बढ़ाया है। मुझे भी आपके सानिध्य में संगठन का काम करने का लंबे समय मौका मिला। उस समय भी आपने देश के अलग अलग हिस्सों में संगठन में काम करते हुए देश के नौजवानों को, किसानों को और समाज के सभी लोगों के सक्रिय योगदान देते हुए आपने उनको प्रोत्साहित किया, नई दिशा दी। आपने मंत्री के रूप में, फिर माननीय उपराष्ट्रपति के रूप में आपने समाज के शोषित, वंचित, गरीब, किसान सबके कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आपने विदेश के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए वहाँ की संसदों को संबोधित किया और भारत के पक्ष को मजबूती से रखा, भारत की विकास यात्रा को प्रभावी तरीके से रखा। राज्यसभा के सभापति के रूप में आपने सभी माननीय सांसद, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे प्रतिपक्ष के हो, सभी सदस्यों में आप समान रूप से लोकप्रिय रहे। आपके
दीर्घ अनुभवों का लाभ सभी मान्य सदस्यों को मिला और सभी मान्य सदस्यों ने भी आपको उतना ही सम्मान दिया। राज्य सभापति के रूप में आपने हमेशा ये प्रयास किया कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं चर्चा संवाद का केंद्र बने, उनकी गरिमा मर्यादा बनी रहे और चर्चा संवाद से हम किस तरीके से समाज का कल्याण कर सकते हैं, इसके लिए हमेशा आपने सभा को मार्गदर्शन देने का काम किया। आज इस अवसर पर हम सभी आपको शुभकामना देते हैं। आप सदैव स्वस्थ रहें, आप दीर्घायु रहें। सभी दलों के जनप्रतिनिधियों को आपका अमूल्य मार्गदर्शन मिलता रहे। आपके ज्ञान और अनुभव का लाभ संपूर्ण देश को मिले, ऐसी मेरी शुभकामना है। मैं आशा करता हूं कि आपके एक लंबे सामाजिक राजनीतिक जीवन का लाभ आगे भी इसी तरीके से देश को मिलता रहेगा। धन्यवाद। आपके इस संबोधन के लिए मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला का शुक्रिया अदा करता हूं। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री वेंकैया नायडू के प्रति विदाई उद्गार व्यक्त करने के लिए मैं माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी को आमंत्रित करता हूं। May I now request Honorable Deputy Chairman Shri Harivansh ji to deliver the farewell address and present the same to the Honorable Chairman Shri Harivansh ji. Honorable Chairman, we, the members of Rajya Sabha, have assembled here to bid you farewell on the eve of your demitting the august office of the Chairman. Rajya Sabha, a constitutional office which you have held for 5 years with great distinction and dignity. You have had the rare distinction of being the first sitting member of this august House to become the Chairman of Rajya Sabha. Sir, with a heavy heart, we bid you farewell. Sir, your life is an inspiration for the common man. A humble farmer's son, you would overcome challenging circumstances and rise to the exalted position of the Vice President of India and the Chairman of Rajya Sabha. From a aspirant leader in the university to the present, you have traversed a long journey in public life of over 5 decades, achieving significant milestones as a firebrand aspirant leader, veteran parliamentarian, astute organizer, able administrator, and above all, as the country's thought leader, performing the constitutionally ordained role of the Vice President and Chairman Rajya Sabha. Sir, your journey in public life bears testimony to your steadfast commitment and tireless work for the cause of the poor and the deprived sections of the society. Sir, inspired by the ideals of total revolution of Lok Nayak Jayaprakash Narayan, you plunged into the arduous task of nation building and elevated every position you held in the party, in the government, and also in the constitutional setup. The issues concerning the welfare of the people, Antyodaya, have remained close to your heart. Sir, you left an indelible mark in the various responsibilities you discharged as a union minister. You have always remained an idea man, sir, infusing new ideas into the country's development agenda. Not surprisingly, you discharge responsibilities of both the ministries of rural development and also urban development, though in different dispensation. As the Minister of Rural Development, you pioneered several reforms in rural development, which included the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, a flagship scheme that remains at the core of rural connectivity revolutions even today. You spearheaded the government's key initiatives
on a smart city, Swachh Bharat, and comprehensive action plans for urban infrastructure development as a Minister of Urban Development. Your parliamentary knowledge and experience and your bipartisan relations across political spectrum made you the natural choice for handling the Ministry of Parliamentary Affairs. In that capacity, you played a pivotal role in building bridges of understanding between the Treasury and opposition benches on issues of national importance. Building consensus on important legislations had been your strength, which came to the fore on several occasions. In particular, during the passage of the GST bill that had sharpened the political divide of the time. Sir, you have had a distinguished legislative career spanning nearly 3 decades, serving as a member of the Andhra Pradesh Legislative Assembly for 2 terms and as a member of the Rajya Sabha consequently for 4 terms. You have been in the Treasury benches as well as in the opposition. In your different capacities as the Chairman, Parliamentary Committee on Petitions and Committee on Home Affairs, and also as a member, you effectively use the forums of the legislature to forcefully articulate the concerns of the common man. Your vast parliamentary experience, deep understanding of and fastidious attention to the rules and procedures were deeply reflected in the remarkable way you conducted the proceedings of the House. You have always endeavored to conduct the business of the House through a fair and impartial application and interpretation of rules, conventions, practices, and precedents. We applaud you for performing your role as Chairman, Rajya Sabha with sheer grace and excellence. Sir, true to your commitment to healthy parliamentary tradition, you developed a 3D roadmap: discuss, debate, and decide for conducting the business of the House. The deliberative role of the Rajya Sabha and its members was always uppermost in your mind. To this end, you never allowed procedures to be compromised in any form, and on several occasions, you strictly enforced the laid down rules to ensure the quality of debate and productivity of the House. Your uncompromising approach made you appear a hard taskmaster, sir, but it was all in the larger interest of the institution. We all know too well that you were a leader with hard exterior and soft interior. On numerous occasions, you have shown your sensitive side as you become emotional when frequent disruptions took toll of the proceedings of the House, tarnishing the image of the Rajya Sabha in the eyes of the public. We vividly recall your sane advice on the occasion of assumptions of office of Chairman Rajya Sabha when you said, sir, I quote, "Our democratic polity allows flourishing of different ideas and thoughts on a range of socio-economic issues. But adversarial politics should not be allowed to have adverse impact on the functioning of Parliament, which in turn impacts the progress of our nation. All throughout your tenure, you missed no opportunity to remind us of our duty as public representatives and implored us to work together for nation building. Because of your earnest efforts, the House recorded substantial progress in its productivity and perceptible increase in the participation of the members, both in the House and in the committees. As the Chairman of Rajya Sabha, you presented a report to the people on the working of Rajya Sabha during 2014-19, a first of its kind initiative to make the Rajya Sabha a truly reflective chamber to mirror people's aspiration. Sir, you have all along been a people's leader. Your close bonding with the people remained alive even after you became the country's vice president. Despite being engrossed with the responsibilities of your high office, you tirelessly traversed the length and breadth of the country and reached out
to a cross section of people, especially the youth, women, farmers, scientists, and doctors. Your untiring zeal in remaining connected with the masses has been the hallmark of your leadership. A strong votary of preserving and promoting the Indian languages, you encouraged us to speak in our mother tongue in the House. Through your public exposition, you also endeavored to sensitize the teachers and also the students about the natural advantages of learning in mother tongue. You yourself have been a polyglot with a distinct command over several Indian languages. Because of your advocacy and support, members can now speak in the House in any of the 22 scheduled languages with simultaneous interpretation in English. As an immaculate wordsmith, you have often added a dash of humor when tensions ran high by weaving words together in a rhyming but meaningful way. Your oratorial brilliance, laced with instant wit and humor, makes you one of the finest speakers we have witnessed in our parliamentary polity in the recent times. Sir, we are beholden to you for the deftly steering the functioning of the House during the unprecedented COVID pandemic. Your concerns in ensuring our personal health and safety during the difficult time while making the House functional will be remembered for times to come. Sir, your role as the chairman of Rajya Sabha has been indeed noteworthy, as you have guided the House when the country is celebrating 75th year of our independence as Azadi Ka Amrit. We will treasure our memories of your tenure as chairman of Rajya Sabha. We will value your guidance and advice and strive to live up to the ideals, duties, and responsibilities you have expected from us as public representatives and serve the nation and the people. We bid you farewell, wishing you the best of health and a joyful life ahead. We sincerely hope that you continue to guide and inspire the nation with your sagacious thoughts and ideas, sir. Sir, thank you very much. I once again request the Honorable Deputy Chairman, sir, to present the farewell address to the Honorable Vice President and the Chairman Rajya Sabha, Shri M. Venkaiah Naidu. बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी परंपरा रही है कि हम इस विदाई समारोह के अवसर पर माननीय उपराष्ट्रपति को एक स्मृति चिन्ह भेंट करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। मैं सीधे माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप कृपया राज्यसभा के माननीय सभापति श्री वेंकैया नायडू को स्मृति चिन्ह भेंट करें। So thank you very much for this wonderful and mesmerizing gesture. I once again request the Honorable Prime Minister, sir, to release a chronicle of Honorable Vice President of India and Chairman Rajya Sabha Shri M. Venkaiah Naidu from 2017 to 2022 entitled Interacting, Involving, Inspiring.
माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक बार पुनः अनुरोध करता हूं कि आज के इन ऐतिहासिक पलों को जीवंत और यादगार बनाने के लिए आप कृपया अपने उद्गार व्यक्त करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, मंचस्थ सभी वरिष्ठ महानुभाव, उपस्थित सभी गणमान्य सांसदगण, अन्य सभी महानुभाव, जितना मैं वेंकैया जी को जानता हूं, मुझे नहीं लगता है कि विदाई संभव है। ग्यारह तारीख के बाद आप जरूर अनुभव करेंगे कि किसी न किसी काम से आप पर फोन आएगा, आपके विषय में कुछ जानकारी मिली होगी, सुख दुख की बात होगी तो तुरंत पूछेंगे। यानी एक प्रकार से वो हर पल सक्रिय रहते हैं, हर पल हर किसी के बीच होते हैं, और ये उनकी बड़ी विशेषता रही है। उनके जीवन की भी क्षमता को अगर हम देखें, मैं जब पार्टी संगठन का काम करता था और उस समय अटल जी की सरकार बनी, मंत्रिपरिषद की रचना हो रही थी, तो मैं संगठन का काम करता था, तो मेरा और वेंकैया जी के बीच संवाद जरा अधिक रहता था। उन्होंने मुझे कहा कि वैसे तो ये प्रधानमंत्री का ही अंतिम निर्णय होता है कि कौन मंत्री बनेगा, किस मंत्री को क्या काम मिलेगा, कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा, और ये भी तय था कि साउथ में से वेंकैया जी जैसे वरिष्ठ नेता का मंत्री होना तय था। लेकिन वो चाहते थे कि बहुत बड़ा तामझाम वाला, जरा ग्लैमरस ऐसा कोई डिपार्टमेंट मुझे बचाइए। और बोले अगर प्रधानमंत्री जी को बुरा न लगे तो मेरी इच्छा है कि मेरे मन का काम अगर है वो है ग्रामीण विकास। अगर मुझे ग्रामीण विकास का काम मिले तो मैं करना चाहता हूं। यानी ये पैशन, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अटल जी को वेंकैया जी की और भी जरूरतें थी, लेकिन चूंकि उनका मन ये था तो अटल जी ने उस प्रकार से निर्णय भी किया और उस काम को बखूबी वेंकैया जी ने निभाया। अब और एक विशेषता देखिए, वेंकैया जी शायद एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय तो देखा ही देखा, शहरी विकास भी देखा। यानी एक प्रकार से विकास के जो प्रमुख दोनों पहलू कहें, उसमें उन्होंने अपनी महारत दिखाई। वे पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे, राज्यसभा के पहले सभापति थे, जो राज्यसभा के मेंबर रहे थे। बाकी ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिला था, शायद अकेले वेंकैया जी को मिला। अब जो स्वयं लंबे समय तक राज्यसभा में रहे हो, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के रूप में कार्यभार देख चुके हो, इसका मतलब है कि उनको
सदन में क्या क्या चलता है, पर्दे के पीछे क्या चलता है, कौन सा दल क्या करेगा, ट्रेजरी बैंक की तरफ से क्या होगा, सामने से क्या होगा, वो उठ करके उसके पास गया, मतलब ये खुराफत कुछ चल रही है, इन सारी बातों का उनको भलाई भांति अंदाज था। और इसलिए सभापति के रूप में दोनों तरफ उनको पता रहता था कि आज ये करेंगे, और ये उनका जो अनुभव था वो ट्रेजरी बेंच के लिए उपयोगी होता था, तो विपक्ष के मित्रों के लिए परेशानी भी का कारण बनता था कि पता चल जाता था। लेकिन उन्होंने सदन को और अधिक सक्षम बनाना, सांसद का बेस्ट देश को कैसे मिले, ये उसकी चिंता। पार्लियामेंट्री कमिटीज अधिक प्रोडक्टिव हो, आउटकम ओरिएंटेड हो और वैल्यू एडिशन करने वाली हो। शायद वेंकैया जी पहले ऐसे सभापति रहे होंगे जिन्होंने पार्लियामेंट्री कमिटीज के फंक्शन के संबंध में भी इतनी चिंता की होगी और राजी नाराजी व्यक्त करते हुए उसमें सुधार लाने का एक निरंतर प्रयास किया। मैं आशा करता हूं कि आज जब हम वेंकैया जी के इन कार्यों की सराहना करते हैं तो साथ साथ हम संकल्प भी करें कि सभापति के रूप में एक सांसद के नाते हम लोगों से उनकी जो अपेक्षाएं रही हैं, उन अपेक्षाओं को परिपूर्ण करके सच्चे अर्थ में उनकी सलाह को हम जीवन में यादगार बनाएंगे तो मैं समझता हूं बहुत बड़ी सेवा होगी। वेंकैया जी समय का सर्वाधिक उपयोग कैसे हो उनके व्यक्तिगत जीवन में बहुत यात्रा करना, स्थान स्थान पर खुद जाना, ये उनके पिछले 5 दशक की जिंदगी रही है। लेकिन जब कोरोना काल आया, हम लोग मजाक में एक बार बैठे थे तो बातें चल रही थी। मैंने कहा इस कोरोना के कारण और ये लॉकडाउन के कारण सबसे ज्यादा मुसीबत किसको आएगी? मैंने अपने साथियों को पूछा था। सब लोगों को लगा कि मोदी जी ये क्या पूछ रहे हैं। मैंने कहा कल्पना कीजिए सबसे ज्यादा तकलीफ किसको आएगी? तो कोई जवाब मिला नहीं। मैंने कहा कि इस परिस्थिति की सबसे ज्यादा मुसीबत अगर किसी को आएगी तो वेंकैया नायडू को आएगी, क्योंकि वो इतने दौड़ धूप करने वाले व्यक्ति, उनके लिए एक जगह पे बैठना ये बहुत बड़ा पनिशमेंट का कालखंड था उनके लिए। लेकिन वे इनोवेटिव भी हैं और उसके कारण उन्होंने इस कोरोना कालखंड का एक बड़ा रचनात्मक उपयोग किया। उन्होंने, मैं एक शब्द प्रयोग करना चाहूंगा, वो विद्वान लोगों की नजर में ठीक होगा कि नहीं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो टेली यात्रा करते थे। और टेली यात्रा उन्होंने क्या किया, सुबह टेलीफोन डायरी लेके बैठते थे और पिछले 50 साल में देश भर में भ्रमण करते करते सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में जिन जिन लोगों से उनका संबंध आया है, उसमें जो वरिष्ठ लोग थे, डेली 30, 40, 50 लोगों को फोन करना, उनके हाल पूछना, कोरोना के कारण कोई तकलीफ तो नहीं है इसकी जानकारी प्राप्त करना और हो सके तो मदद करना। उन्होंने समय का इतना सदुपयोग किया था। लेकिन उन दूर सुदूर इलाकों में छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को जब उनका टेलीफोन आता था तो वो तो ऊर्जा से भर जाता था। इतना ही नहीं, शायद ही कोई एमपी ऐसा होगा कि जिन्होंने कोरोना काल में वेंकैया जी की तरफ से फोन उनको ना आया हो,
उनका खबर न पूछी हो, वैक्सीनेशन की चिंता न की हो। यानी एक प्रकार से परिवार के एक मुखिया की तरह उन्होंने सबको संभालना, सबकी चिंता करने का भी उनका प्रयास रहा। वेंकैया जी की एक विशेषता है, मैं जो कहता हूं ना कि वो कभी हमसे अलग हो ही नहीं सकते। और उसके मैं उदाहरण बताता हूं। एक बार इलेक्शन कैंपेन के लिए वो बिहार गए हुए थे। अचानक उनका हेलीकॉप्टर को लैंडिंग करना पड़ा, खेत में उतारना पड़ा। अब वो इलाका भी थोड़ा चिंताजनक था, थोड़े सिक्योरिटी के भी इशू खड़े हो जाए इस प्रकार का था। लेकिन नजदीक के किसान ने आकर के उनकी मदद की। वो मोटरसाइकिल पर उनको नजदीक के पुलिस थाने तक ले गया। अब भारत के सार्वजनिक जीवन के हिसाब से देखें तो वेंकैया जी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन आज भी उस किसान परिवार से उनका जीवंत नाता है। यानी बिहार के दूर सुदूर ग्रामीण जीवन में एक घटना के समय किसी की मदद मिली, वो मोटरसाइकिल वाला किसान आज भी वेंकैया जी के साथ मेरी बात होती है, लगातार होती है। इस प्रकार का गर्व से बात करें, ये वेंकैया जी की विशेषता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि वे हमेशा हमारे बीच एक सक्रिय साथी के रूप में रहेंगे, मार्गदर्शक के रूप में रहेंगे। उनका अनुभव हमारे लिए काम आता रहेगा। आने वाले उनका कार्यकाल अधिक अनुभव के साथ अब वेंकैया जी समाज की एक नई जिम्मेवारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तब ये बात सही है। आज सुबह जब वो कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे जब ये दायित्व आया तो मेरा एक पीड़ा का कारण ये था कि मुझे मेरी पार्टी से इस्तीफा देना पड़ेगा। जिस पार्टी के लिए मैंने जीवन खपा दिया उससे मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा। उसका मुझे कोई वो संवैधानिक आवश्यकता थी तो, लेकिन मुझे लगता है कि वो 5 साल की जो कमी है वेंकैया जी जरूर भरपाई कर देंगे। जरूर उन पुराने सारे साथियों को प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, पुरस्कृत करने का उनका काम निरंतर जारी रहेगा। मेरी तरफ से, आप सबकी तरफ से वेंकैया जी का जीवन हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अमानत है, बहुत बड़ी विरासत है। उनके साथ जो कुछ भी हमने सीखा है उसको हम आगे बढ़ाएं। भाषा के प्रति उनकी जो उनका लगाव है और उन्होंने मातृभाषा को जिस प्रकार से प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है उसको आगे बढ़ाने के और भी प्रयास हुए। इसमें आप में से शायद लोगों को अगर रुचि हो तो मैं आग्रह करूंगा, भाषिणी एक वेबसाइट भारत सरकार ने लॉन्च की हुई है। जिस भाषिणी में हम भारतीय भाषाओं को, उसकी समृद्धि को और हमारी अपनी ही भाषाओं को एक भाषा में से दूसरी भाषा में अगर इंटरप्रिटेशन करना है, ट्रांसलेशन करना है तो उसमें सारी व्यवस्था है। ये बहुत ही अच्छा टूल बना हुआ है जो हम लोगों को काफी काम आ सकता है। लेकिन उसमें से मुझे एक और विचार आया है। मैं चाहूंगा कि स्पीकर महोदय भी और हरिवंश जी भी, हरिवंश जी तो उसी दुनिया के व्यक्ति हैं, शब्द के साधक हैं, जरूर उस दिशा में काम हो सकता है। दुनिया में डिक्शनरी में नए शब्द जोड़ने की परंपरा रहती है और ऑफिशियली अनाउंस भी होता है। एक बड़ा उसका महात्मा होता है कि फलाने देश की फलानी भाषा का फलाना वर्ड अब अंग्रेजी की उस डिक्शनरी में अब स्थान प्राप्त कर रहा है, उसका गौरव भी होता है। जैसे हमारा गुरु शब्द है, वो आज अंग्रेजी डिक्शनरी में उसका हिस्सा बन चुका है। वो ऐसे कई शब्द होते हैं। हमारे यहाँ जो मातृभाषा में भाषण हो पार्लियामेंट, दोनों सदन, उसमें कई लोगों के पास से बहुत बढ़िया शब्द निकलते हैं और भाषा के लोगों के लिए वो शब्द बड़ा सार्थक भी लगता है और बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। क्या हमारे दोनों सदन हर साल इस प्रकार के नए शब्द कौन से आ रहे हैं जो सचमुच में हमारी भाषा वैविध्य को लेकर के आते हैं,
नए तरीके से आते हैं, उसका संग्रह करते चलें और हर वर्ष एक बार अच्छे शब्दों का संग्रह भी हम प्रकट करने की परंपरा खड़ी करें, ताकि हमारी मातृभाषा का जो वेंकैया जी का एक लगाव रहा है, उनकी इस लीगेसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और जब भी हम इस काम को करेंगे, हमें हमेशा वेंकैया जी की बातें याद आएगी और एक जीवंत काम हम खड़ा कर देंगे। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वेंकैया जी को, उनके पूरे परिवार को अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय प्रधानमंत्री का उनके संबोधन और उद्गारों को व्यक्त करने के लिए धन्यवाद करता हूं। माननीय श्री वेंकैया नायडू 5 वर्ष तक भारत के दूसरे सर्वोच्च पद पर आसीन रहे। माननीय श्री वेंकैया नायडू ने देश विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व किया। राज्यसभा के सभापति के रूप में आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, अनेक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कार्य किए और अपनी संस्कृति का पालन करते हुए नई परंपराओं की नींव रखी। इस अवधि के दौरान क्या क्या अनुभव रहे, इसकी अभिव्यक्ति स्वयं माननीय उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री वेंकैया नायडू स्वयं कर सकते हैं। अब मैं सीधे आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु माननीय सभापति श्री वेंकैया नायडू से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया इस अवसर पर अपने विचार रखें। Honorable Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi ji, Honorable Speaker Sri Om Birla ji, Honorable Leader of the Opposition, one of the senior politicians of the country, Sri Mallikarjuna Kharge ji, Honorable Deputy Chairman Harivansh ji, Honorable Leader of the House Piyush Goyal ji, Honorable Minister for Parliament Affairs Sri Prahlad Joshi ji, Honorable Ministers, leaders of different political parties of both the Lok Sabha and Rajya Sabha. I would like to first thank the Deputy Chairman of the Rajya Sabha for taking this initiative, and also would like to thank the Speaker of the Lok Sabha, because both of them, they have invited members from both sides of the house and provided me an opportunity to meet, to greet, talk to you all people. I am also thankful to the Honorable Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi ji for his kind, appreciative words of love and affection he has shown towards me, and also the leader of the opposition in the upper house in extending cooperation to me for my performance, and also leaders of different political parties and all the ministers. I am very happy on one side. On the other side, I feel I'll be missing you all, because I will not be in this position of chairing the house from 10th onwards. These 5 years of these twin responsibilities, on one side, the prestigious Vice President of India, second highest constitutional authority, and other side, presiding over the upper house of the Indian Parliament. It's a privilege given to me by the party, by the Prime Minister, and also the affection and support given by other parties in fulfilling my responsibilities
and carrying forward the mandate that is given to me. Friends, I don't want, the other day, and I said, friends, someone in the Rajya Sabha said, sir, this is the house, honorable members. And I always address people. Deviyo Sajjano, naito brothers and sisters. Because I never used to use the word ladies and gentlemen. And I always used to greet the people with the simple Indianness of Namaste. सुबह नमस्ते, दोपहर में नमस्ते, शाम को नमस्ते, रात को भी नमस्ते, एक ही वाक्य. If you say good morning, then you have to say good afternoon. Then you have to say good evening. Then you have to say good night. You don't know whether it's going to be good night or other night. Simple. Our Indian tradition, our culture has so much in it. And I love that culture. I am not talking of religion. Religion is personal. It's a way of worship. But culture, the Indian way of living, the love and affection, the family system, and respecting each other, give and take approach, and then share and care is the core of Indian philosophy. Share and care is the core of Indian philosophy. And loving the nature, love the nature, and nature will love you. Nature, culture for better future together. That should be our motto. We should all follow it in our life, in our respective ways. Vasudhaiva Kutumbakam. That is the philosophy. The entire universe is one family. Friends, India once upon a time was known as Vishwaguru. I don't want to get into details, you are all aware of it. And we were the richest nation at that time. Richest. It may be news for many of us also because we are taught the colonial history, suppressing the facts about the greatness of this culture, this heritage, and this civilization. We are the oldest civilization. There are, of course, Egypt, Babylonian, Roman, but where are they today? And India is once again is on the rise. India is being recognized, respected, appreciated worldwide, thanks to the prime ministers, that three-line reform, perform and transform. Transformation that is taking place in every walk of life, in every sector, is being watched. The world, some people are not able to digest our growth. Some of the Western countries, they don't have that capacity to digest. They are suffering from indigestion. That's what I say. Otherwise, the talent of Indian people is on the display everywhere in the world. And also, the advancement we have made and the infrastructure we have created are so great that we can move forward. Of course, I do agree that there are few challenges. Everybody should remember those challenges and give priority to face those challenges. One, still 20% below, or 18%, 15%, whatever you may say, poverty. And then around same percentage, illiteracy, who cannot write and read. And third is gender discrimination here and there. In certain areas, not all. There is a lot of improvement, of course. Women are coming forward. We are seeing their performance also. They are proving they are second to none. And then also social discrimination here and there. You read the stories even today. So these are the challenges we have in front of us. We have to face those challenges and we should all work together. The center, state, local bodies, the ruling party, opposition parties, they all should come together to address these challenges. That should be our priority. That's why I always say nation first, party next, self last.
Some people are trying to reverse it. It's a different matter. I don't want to get into that. The नेशनलिज्म, पेट्रियाटिज्म, देशभक्ति माने क्या है? देश माने हमारा गुरजाड़ अप्पाराव जी ने कहा, ग्रेट तेलुगु पोएट, लेजेंडरी. He said, देशमंटे मट्टी कादोई, देशमंटे मनुषुलोई. Country means not the soil alone. Country means people. So their welfare, that should be topmost in our mind. If you take care of those people, then you are a real Deshabhakta. And you should not practice any of the divisive things, irrespective of caste, creed, sex, religion and region. We are Indians. हम सब भारतीय है, अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश. ये हमारा विशेषता. इसको कायम रखना हमारा कर्तव्य होना चाहिए. In a democracy, we must have tolerance. Tolerance. Tolerance towards the other point of view. Tolerance towards the mandate of the people. People give mandate. What can you do? If you are not happy with the mandate, go to the people again, mobilize. And then try for a change after waiting. This is possible in India. You have seen how many changes have come. You must have patience. If you don't have patience, you will become a patient. This has to be understood. You have to have patience. And the government, in spite of having majority, should also give respect for the opposition to have their say. Let the opposition have its say. And finally, the government will have its way because they have majority. But the opposition say must also be allowed to be heard. This is my advice. I come from a very ordinary farmer's family, Kisan family. I feel proud of my background. There was no school in my village. 3 kilometers I used to walk, go to school. Unfortunately, I lost my mother very young age. I could not even recollect her face. That is the great misfortune for me. Otherwise, everything that I wanted, not wanted, expected, aspired, not aspired, everything has come to me. School people leader, college president, union president, first I was vice president, then president, university students union chairman, then youth wing president, All India vice president, state party general secretary, All India general secretary, state party president, All India president, then MLA at young age, and then leader of the party at young age, though there were seniors. I always recall that I used to announce about arrival of Sri Atal Bihari Vajpayee ji to my town. आज शाम को कोपरेटिव मैदान में आम सभा है, श्रीमान अटल तरुण हृदय सम्राट हम लोग कहते थे उस समय, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारा शहर में पधार रहे, आप सब लोग आके सबको सफल कराए. ऐसा झटका में बैठ के टांगा में अनाउंस करते थे और रात में दीवार के ऊपर लिखते थे, स्टूडेंट बीइंग प्रेसिडेंट ऑल्सो, and spend time. But I never visualized that one day that same Venkaiah who pasted the posters, who wrote on the walls, who announced about the arrival of great leader, would become president of the ruling party and sit beside Sriman Atal Bihari Vajpayee and Advani, both sides, being a ruling party president. That is the beauty of this democracy. But you must have conviction. You must be, as I told you, have patience. You must work hard. There is no shortcut. Work hard and always think about the people and always be with the people. I have that strength and weakness also. I can't, as PM was mentioning, I can't sit idle. If I am taking rest, I will become restive. Rest only during arrest. Otherwise, if I feel if there is any rest is given to me, I will become a little restive also. This is how I could come up in life, meeting people, greeting people, talking with people, walking with the people, eating with the people, trying to know the people and trying to make people to know your ideas. That's how I worked all these years and reached this thing. Thanks to the support given by Prime Minister, the President of the party in which I was a member,
all other colleagues, in spite of comparatively for some of the leaders I was junior, they all promoted me, encouraged me. Not because of anything else. I can tell you also, I never touched the feet of anybody so far in my life. Though I treat Vajpayee and Advaniji next to God for me. Never. Still, I could come up to this place. One is their love and affection. Second is the hard work. So I appeal to all the parliamentarians to work hard. Go around, try to acquire knowledge. I was really restive, as Narendra Bhai was telling, during that COVID period. There was only one person who was happy. That was my wife. She said, for a change, he is there at home at least for such a long period, because I never stayed. Even after my marriage also, I used to go around. COVID, there was lockdown, so you could not go. So I used to feel little restive, but try to communicate with the people in whatever possible means. So communication in public life is very important. Reaching out to the people, conveying the thoughts in whatever manner you should do it. Pradhan Mantri, Man Ki Baat ho, or opposition leaders, their tours or yatras, whatever it is, or through articles, sharing our ideas and caring for the people, conveying them. I would like to tell you also the secret. Though I have given up politics, I always used to communicate with the Prime Minister and convey whatever feedback I got, I used to convey it to him and leave it there. Because as Vice President, I cannot do anything more. As a minister, as a party functionary, of course, we used to discuss, debate, and I used to be part of the decision making. But here, because of constitutionality and the protocol, you have so many protocols here. I don't want to run down the protocol, but it's more hotter than a charcoal. Try to understand this. This is one which I could not like and relish, but it has its own. When you become country's number 2, so certain amount of these things are required. This is what my officers and other seniors have told me. Friends, we are going through a situation where we are just able to come out of Corona. And again, the momentum is picking up. We must be participants in that momentum, contribution, and see to it that the other challenges are met by all of us. For that, parliamentarians should be regular. Another lesson I have learned, regular in attending parliament. Or if you are in party meetings, attend to where the others are speaking. Learn. I have learned by hearing many of these people, leaders, and then utilizing the library to the maximum possible extent to know, to read the debates of the Constituent Assembly. What those great men have said at that time. What are the thoughts of Rajagopalachari? What are the teachings of Sardar Patel, Jawaharlal Nehru, many stalwarts. Those days, what did Nadpai, Vajpayee said, Vinu Masani or Acharya Ranga said, or Prakash Veer Sastri has said, or Bhupesh Gupta, or Indrajit Gupta, or Jyotirmay Basu. What are the speeches they made? You go through that. You may not agree on everything, but you will understand. You will understand them better. And by understanding them better, you are making yourself better understood by others also. This is one lesson I have learned, which has helped me to grow in my responsibility. So I call upon all the members of Parliament, because we are having a farewell on behalf of the Rajya Sabha and Lok Sabha together. I am focusing more on the responsibility, duties, and functions of the parliamentarians. We are celebrating 75th year of our independence. This is the time. Tomorrow we are going to have Quit India. We have successfully driven them out under the leadership of great stalwarts.
But now we should recall the life and teachings and preachings of those great people. One thing I am happy about the approach of the government of giving Padma Awards. Recognizing the unrecognized, that is the need of the hour. To showcase them before the country. They are the real heroes and heroines. There are many, not the few, that found place in textbooks. Many, thousands in every region. Great people. I'm happy certain newspapers are giving life stories of these so-called regional heroes. They are not regional, they are national. But they were confined to those states. There are great heroes who made sacrifice from different states across the country, different regions, including the Northeast. So those legendary great leaders' life should be recalled. We should tell our younger generation, and we should see to it that they know of the teachings and preachings of these great people, and then so that they can follow it in their life. This is, I thought I should convey it to you. This, we should move on, move forward. We should be positive. Only thing good about, the bad about positive is only Corona. Corona positive means that's different. But positive momentum, positive thought, positive thinking, positive way of putting things is the need of the hour. We should feel proud. We should never utter any word or say anything which will undermine India's credibility in the Committee of Nations. As I told you already, certain section of the Western press, they want to run us down. They don't give importance to what is happening. And they try to give us lessons, preach us lessons about, I don't want to get into the details of how apartheid, how untouchability, how racism, how sex, discrimination on the basis of so many things are happening, and how the countries are ruled with their own religious books in their hands. We are proud that appeasement of none, justice for all, that is the philosophy of India. All religions, they must get importance, they must get respect. That is the philosophy of our Indian life. So let us all follow it and then see to it that this during the Azadi Ka Amrita Mahotsav, we all meet people and convey them and the great works of done by those people. And finally, I conclude, the houses should function on the 3D formula. Dignity, decency, decorum, debate, discussion, then decision. The other fourth D should not be used. That is disruption. Once in a way, it's quite natural to people to get agitated, protest, but protest it in a more dignified way. Protest through your voice, because noise is not going to help also. Voice is more important. And then talk out, then walk out. Don't allow breakout, because it will lead to all out of democracy. This has to be kept in mind by all of us. And then, friends, I see a lot of talent in youngsters in Lok Sabha, in Rajya Sabha. For information, whenever I like a speech, I telephone even Lok Sabha members also now. Whenever I get an occasion to hear their speeches. And I always feel that youngsters, they should be encouraged. They should be given importance, because they are the future of our country. So let us all be proud of our culture, of our youngsters and their talent, and give them the necessary encouragement. Once again, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरा हृदय से, विनम्रता से, और जो अभी सम्मान पत्र मुझे प्रेजेंट किया, that is very valuable for me. I cherish these memories throughout my life and remember you, and will continue to meet
greet. Even after demitting my office, I'll be going around and trying to meet as many people as possible and greet them also as possible. And then now, from day of tomorrow, 15th August, we are getting again Independence Day. But 11th is my Independence Day from this protocol. I'll be free. I'll be free to go meet people, stop anywhere, suddenly go to anybody's house, eat food of my choice, share my thoughts freely and mingle with the general people. Dhanyavad, Namaskar, Jai Hind. सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ये शब्द और पल हमेशा हमारे दिलों में जीवंत रहेंगे। इस विदाई समारोह के समापन की घड़ी आ गई है, किंतु उससे पहले राष्ट्र के प्रति प्रेम और देश प्रेम की भावना के साथ अब वक्त हो गया है राष्ट्रगान का। आप सभी का शुक्रिया। अंत में मैं संपूर्ण राज्यसभा सचिवालय और अपनी ओर से माननीय सभापति को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य माननीयों, अतिथियों और सभी अधिकारियों का आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भोजन की व्यवस्था पार्लियामेंट लाइब्रेरी बैंक्वेट हॉल फर्स्ट फ्लोर में की गई है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया भोजन के लिए पधारें। जय हिंद। जी, जाहिर सी बात है कि वेंकैया नायडू जी के सम्मान में संसद भवन परिसर स्थित बाल योगी सभागार में जो भव्य कार्यक्रम हुआ, इसका अपना एक संदेश है, लोकतंत्र के लिहाज से संदेश है और लोकतंत्र में कैसे एक दूसरे के साथ संवाद, सबको साथ लेकर चलना है, उसके लिए एक संदेश है। दरअसल वेंकैया नायडू जी का जो कार्यकाल रहा, उसने संसदीय मूल्य और परंपराओं को एक नई ऊंचाई देने का काम किया है। केवी प्रसाद जी, आप कैसे देखते हैं? जो संबोधन उनका आज का था वो भी बहुत प्रेरणादायक था। जी, बहुत अच्छा था और ख़ासकर उन्होंने एक अपने लंबे कार्यकाल में जो राजनीतिक जीवन से शुरू करके जो अब तक उनका जो सफ़र रहा है उसका निचोड़ दिया और कहा कि कैसे आचरण होना चाहिए लोगों का, खासकर जो पब्लिक लाइफ में आते हैं, और किस तरह से इतने जिम्मेदार पद पे जब बैठे हुए थे तो उनके मन में किस तरह के विचार थे और वो कैसे चाहते थे कि सदन की कार्रवाई चलती रहे सुचारू रूप से। और जैसे एक उन्होंने बात कही कि भाई देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को अपने बात रखना चाहिए, एक दूसरे की बात सुननी चाहिए, क्योंकि शुरू से संसदीय कार्य में एक बात जो कही जाती है वो ये है कि सदन दोनों के सहमति से ही चलता है। तो एक पक्ष अगर दूसरे पक्ष को सुने, और उन्होंने एक और बात कही कि टॉलरेंस टू अदर्स व्यूज़, मतलब जो दूसरी बात रख रहे हैं उनकी बात सुनिए आप, उसको सहन करने की शक्ति बन करिए। तो ये बहुत ही जिसे कहते हैं कि अच्छे विचार हैं। और ऐसे वक्त जब वो अपना पद छोड़ के जा रहे हैं
तो एक सीनियर्स के नाते उन्होंने एक संदेश दिया सब आज के वर्तमान सांसदों को भी और आने वाले पीढ़ियों को भी। जी बिल्कुल प्रसाद जी, एक बात उन्होंने और कही कि सदन में चर्चा हो, संवाद हो, व्यवधान ना हो जी, और उनके जो वन लाइनर्स रहे वो भी कहीं ना कहीं एक राह दिखाने का काम करते हैं। जी, वो देखिए खासकर वो संक्षिप्त में वो बात कह जाते थे जो आपको याद रह जाए और जिससे कि कार्य करने में भी आसानी रहे और लोगों को वो सही रास्ता दिखाए। और क्योंकि संसद जो जगह है वहीं पे ये संवाद हो सकता है और संवाद इन्हीं दोनों अलग अलग तमाम सारी विचारों का आदान प्रदान होता है। और हमेशा यही रहा है कि विभिन्न विचारों के बीच एक आम रास्ता ढूंढा जाता है और उसे आम राय जब बनती है तब आगे का रास्ता निकलता है और यही परंपरा रही है। और इसी परंपरा को देखा उन्होंने बहुत नज़दीकी से, क्योंकि उन्होंने अपना कार्यकाल गिनवाते हुए कहा कि वो अद्वानी जी और वाजपेयी जी जैसे कद्दावर नेताओं के साथ जुड़े रहे और पार्टी के साथ अलग अलग काम भी किए। तो ऐसे में वो संसद में आए और कैसे उन्होंने कार्य किया अलग अलग पदों पे, अंततः जब वो उपराष्ट्रपति और सदन के अध्यक्ष के रूप में काम करके कार्यकाल पूरा कर रहे हैं तो वो अपना निचोड़ दे गए हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी के.वी. प्रसाद जी, अगर बात संसदीय व्यवस्था की जाए तो खास तौर से अगर कमेटियों की बात करूं, संसदीय समितियों की बात करूं तो सभापति के तौर पे वेंकैया नायडू जी का जोर खासा, संसदीय समितियां कैसे और गतिशील हों, कैसे और सक्रिय हों और उनका जो चर्चा होती है उसका आउटकम कैसे सामने आए, उस पर भी खासा जोर दिया। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि 1992-93 में पहली बारी संसद की अलग कमेटियाँ, स्थायी कमेटियाँ बनाई गई थी उस वक़्त, और उसका सुचारू रूप से ताकि कार्य हो। और संसदीय कमेटी में जैसे आप भी ज्ञात हैं जी, बहुत ज़्यादा काम होता है और वैसा काम होता है जहाँ पे लोग दल से उठ के, दलगत राजनीति से हटकर एक विचार करते हैं और अपना विवेक का इस्तेमाल करके ये बताते हैं कि कौन सा जो भी कानून बनने वाला है उस पर किस तरह से विचार किया जाए, अलग अलग लोगों से राय लेके। ऐसे में वेंकैया नायडू जी ने ये पाया कि इस पर कोई क्वांटिफाई नहीं हुआ, कभी भी इस पर कोई ऐसा हिसाब नहीं लगाया गया कि ये कार्य हो रहा है, कितने लोग जा रहे हैं, कितने कमेटी मीटिंग्स होती हैं, लोग जाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, इससे संसद के आगे पेश होता है, लेकिन उसकी कार्य पद्धति पे खास नज़र रखवाई। उससे ये हुआ कि ज़्यादा लोगों की उसमें भागीदारी बढ़ी और साथ ही साथ जैसे आपने कहा आउटकम कि बाहर निकल के क्या आ रहा है, ये पूरे प्रक्रिया है। क्योंकि पिछले कुछ सालों से विपक्ष की तरफ से खासकर ये कहा जा रहा था कि बिल्स ज़्यादा रेफर नहीं हो रही कमेटी को, जो एक प्रावधान है, क्योंकि कानून बनाने के लिए लंबी सोच जो उसके पीछे चाहिए। तो ऐसे में इन्होंने देखा भी अगर जो बिल जा रहे हैं उस पर कितना काम हो रहा है और तमाम सारी जो मुद्दे जो संसद के अलग दोनों सदन रेफर करते हैं कमिटीज़ को, उस पर कौन सा गहन विचार हो रहा है, उस पर कितने लोग भागीदारी कर रहे हैं जी, तो उस पर नज़र रखाई। तो उस अब जब सांसद को लगेगा कि चेयरमैन की खुद नज़र है तो वो एक अलग किस्म की जिम्मेदारी निकल के आती है। जाहिर तौर पे के.वी. प्रसाद साहब उपराष्ट्रपति के रूप में, सभापति के तौर पे वेंकैया नायडू का जो कार्यकाल रहा है उसमें उनके द्वारा जो व्यवस्था दी गई सदन के संदर्भ में वो अपने में एक प्रेरणादायी है, लोकतंत्र को मजबूत करने वाली है। और जो आपसी संवाद है संसद सदस्यों के बीच, लोकतंत्र में जो संवाद और चर्चा का स्थान होना चाहिए, उस पर उनका जो खास जोर रहा वो वास्तव में संसदीय मूल्यों और परंपराओं को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाला है। के.वी. प्रसाद जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।